वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके पास आई हूँ। और पिछले एक वीक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि मुझे अपने रेगुलर टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जैसे जो किडनी के जो टेस्ट होते हैं और हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, उसके लिए मैं गई थी। तो वो लेके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है मंथली, जिसके रिज़ल्ट के बेसिस पे हमारा जो मेडिकेशन होता है उसको डिसाइड करते हैं। तो जो टोटली मतलब जैसे कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी कम करनी है, ये डिपेंड करता है हमारे टेस्ट रिज़ल्ट के ऊपर। और सेकंड रीज़न ये है कि मैं गई थी कोविड की बूस्टर डोज लेने। मेरी 2 डोज़ेज़ तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो बूस्टर डोज़ है मैंने वो भी ले ली है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भी वैक्सीनेशन कराएं। अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट है और हॉस्पिटल जाते हैं तो प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। और अगर आप डायलिसिस पेशेंट नहीं हैं फिर भी आप वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। और अपने आसपास के लोगों को भी कहें कि अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डाइट के बारे में। कि एक किडनी पेशेंट को, एक डायलिसिस पेशेंट को क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब कंट्रोल किस तरह से अपनी डाइट पे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमको निकालनी है अपने खाने की मेन्यू से और कौन कौन सी चीज़ें हमको इंक्लूड करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करें तो जो सीकेडी डाइट होती है, मतलब क्रोनिक किडनी पेशेंट्स के लिए जो डाइट होती है, उसको हम लोग रेनल फंक्शन डाइट भी बोलते हैं। और ये कब होती है? जबकि एक पेशेंट का जो उसकी जो किडनी डिजीज़ की स्टेज फर्स्ट से लेके फोर्थ तक होती है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डाइट दी जाती है पेशेंट को, जिससे उसका जो किडनी फंक्शन है वो थोड़ा बचा रह सके और जो स्लो डाउन कर देता है ये डिजीज़ की ग्रोथ को। तो कि जैसे जो रेनल डाइट होती है, ये एक ऐसी डाइट है जो क्या है हमारी किडनी के लिए उस पर बहुत हल्की पड़ती है, मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालती है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो रेनल डाइट में इंक्लूड की जाती हैं। ओके, और इसमें क्या किया जाता है, लिमिट किया जाता है, मतलब किसमें, प्रोटीन को और प्रोटीन को, साथ में फास्फोरस को और पोटाशियम को और सोडियम को। ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, किडनी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं। तो इन चीज़ों का इनटेक क्या होता है, सीकेडी पेशेंट्स में कम किया जाता है। ओके, और इसका जो मेन गोल है सीकेडी और रेनल डाइट का, कि जो किडनी फंक्शन बच गया है उसको क्या करें, प्रिजर्व कर सकें, ताकि जो ग्रोथ, जो डिजीज़ की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सके। ठीक है, तो एक लेवल पे आके क्या होता है, जो किडनी फंक्शन होता है वो पूरा बंद हो जाता है और तब फिर आपको डायलिसिस डाइट पे जाना पड़ता है। तो उससे पहले जो डाइट दी जाती है वो है रेनल डाइट। ओके, और इसमें क्या होता है, जैसे जो मीन्स जैसे जो ये फैट्स जो होते हैं, एक हेल्दी फैट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैनोला या फिर ऑलिव ऑयल, उसका इनटेक जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। ये एक लिमिट में मतलब दिया जाता है, जिससे क्या है, बॉडी में वीकनेस ना आए, माल न्यूट्रिशन ना हो और वीकनेस ना आए बॉडी में। क्योंकि अगर आप प्रोटीन कम कर दोगे तो क्या होगा, बॉडी मसल्स वीक हो जाएंगी। तो उसी तरह से उसको दूसरे वे से बॉडी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए बाकी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, और फिर जो कार्ब्स हैं, एक न्यूट्रिशियस कार्ब आपको दिए जाते हैं। और अगर आपका डायबिटीज़ पेशेंट भी हो साथ में, तो आपके कार्ब्स को भी लिमिट किया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ही कम करना पड़ता है। ओके, और फिर अगर जैसे अगर हाई बीपी है किसी को, तो उसी तरह से उनको भी जो सोडियम इनटेक है वो ऑलमोस्ट या तो ज़ीरो कर देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं। और जो मैंने जैसे बताया कि जो सीकेडी डाइट होती है ये क्योर नहीं करती किडनी फंक्शन को, लेकिन ये क्या करती है, जो प्रोग्रेशन डिजीज़ का होता है उसको कम कर देती है। ओके, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस डाइट क्या होती है। तो डायलिसिस डाइट टू टाइप की होती है। एक होती है उन पेशेंट्स के लिए जो हेमोडायलिसिस पे होते हैं, और एक डाइट होती है उन पेशेंट्स के लिए जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे होते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों डाइट का, कि जैसे जो हेमोडायलिसिस के केस में
जो बॉडी का कैलोरीज़ है, जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं वो एक एडिकेटिक लिमिटेड अमाउंट में होती है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतने अमाउंट में हो कि आपकी बॉडी को वीकनेस ना फील हो, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको दी जाती है। और जो सेकंड है वो है पोटाशियम। आपको पोटाशियम जो है वो बिल्कुल ही लिमिट में करना है। क्यों लिमिट में करना है? बिल्कुल कम पोटाशियम की डाइट लेनी है, या फिर आप उसमें पोटाशियम को इंक्लूड करो ही ना, क्योंकि हेमोडायलिसिस में 3 साइकिल्स करनी पड़ती हैं डायलिसिस की पर वीक। एक हफ्ते में या तो 2 या 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसमें जो पोटाशियम होता है उसका बिल्डअप होना ब्लड में शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, जो फ्लूइड बैलेंस है उसमें भी उसको कंट्रोल करना पड़ता है फ्लूइड बैलेंस का। लेकिन कई बार हम हेमोडायलिसिस में देखते हैं नेगेटिव अफेक्ट फ्लूइड बैलेंस का होता है फ्लूइड का, जैसे कि एकदम से जब फ्लूइड रिमूव होता है डायलिसिस के थ्रू तो पेशेंट्स में वीकनेस भी फील होता है, उनका लो बीपी होता है। तो उस तरह से जो वाटर बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और जो फ्लूइड बैलेंस है उसमें आप हर चीज़ इंक्लूड करोगे। अगर आप पानी पी रहे हो उसको इंक्लूड करोगे, आप खाना खा रहे हो उसको इंक्लूड करोगे, आप सूप पी रहे हो, जूस पी रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, आप पॉप्सिकल्स खा रहे हो, आइस खा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फ्लूइड लेवल, जो जितना आप फ्लूइड इनटेक लेते हो उस सब में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और फिर सोडियम जो है, सोडियम हमको क्या करना है, एक लिमिटेड अमाउंट में सोडियम लेना है। अगर ज़्यादा सोडियम लेंगे तो वो क्या करेगा, प्यास को बढ़ाएगा, और प्यास बढ़ेगा तो फिर उसके बाद आप पानी पियोगे, फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, और अगर फ्लूइड बिल्डअप होगा तो ये हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अपना सोडियम इनटेक और सोडियम इनटेक को और जो है फ्लूइड बैलेंस को, जो फ्लूइड है वो उसको बैलेंस करना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो फॉस्फोरस है हमारा, ठीक है। जो फॉस्फोरस है वो उसमें ब्लड में बिल्डअप हो जाता है किडनी पेशेंट्स में, क्योंकि क्या होता है, जिनका किडनी वर्क कर रहा है उनका तो ये चीज़ें निकलती रहेंगी ना, फिल्टर होके निकलती रहेंगी। लेकिन जिनमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है उनमें ये चीज़ क्या करती है, ब्लड में बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, जो अदर जैसे बोन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, टिश्यू कैल्सिफिकेशन हो सकता है, और इचिंग भी हो सकती है, सीवियर इचिंग हो सकती है अगर हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी हैं जिनमें हाई फॉस्फोरस हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। फिर जैसे हमारी टोमेटो केचप्स आ गई, सॉस हो गई, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, लिमिट करना है। जो हमारे केन फूड है, ठीक है, फास्ट फूड है, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको बंद करना है, ठीक है। और जैसे अगर आप बाहर से खाना जितना कम हो सके उतना खाइए, और एक डाइट का फूड जो है हमको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको हमको ज़्यादा फोकस उस पर करना है अपना, ठीक है। और फिर जो फास्फोरस है वो कहाँ मिलता है, मीट में। आप जितना भी आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, फिर एग्स हो गया, एग यॉक हो गया, उसमें मिलेगा। फिर और फिश होगी, ठीक है। फिर फिश के अलावा जैसे जो बीन्स होती हैं, किडनी बीन्स होती हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉस्फोरस में रिच फॉस्फोरस है, मतलब इनमें हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। आपके होल ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, जो अगर आप इनकेस अगर आपका मन करता है कि आपको कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, या फिर आपको थोड़ा कर्ड खाना है, पनीर खाना है, तो आप अपने बाइंडर्स लीजिए। जो डॉक्टर्स हैं आपको बाइंडर्स सजेस्ट करेंगे कि आपको जैसे मीट खाने से पहले या फ़िश खाने से पहले, या ऐसे जो बीन्स हैं ना, लेग्यूम्स हैं, इनको खाने से पहले बाइंडर्स लेने हैं, तो आप उन बाइंडर्स को लेना ना भूलें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जो है एक किडनी पेशेंट के लिए 2000 mg से ज़्यादा नहीं लेना है। और जो फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ये सारा इंक्लूड करके आपको उतना ही लिमिट में कैल्शियम लेना है। और आपको फाइबर लेना है, जैसे जो फाइबर वाली डाइट है ना वो इंक्लूड करनी है, तो आप वो ले सकते हो।
ठीक है, फिर आता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस। अब उसमें क्या करना है, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो कैलोरीज होती हैं वो कम लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं डायलिसिस के लिए, उसमें ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, तो इनफ अमाउंट की कैलोरीज बॉडी में जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जैसे आप वीट रोटी खाते हो, राइस खाते हो या दूसरा कोई कार्ब प्रोडक्ट खाते हो, तो उसको क्या करो, उसको कम कर दो, वो उसको मतलब उसका लिमिट कर दो। ठीक है, फिर जो फ्लूइड बैलेंस है वो तो नॉर्मल ही रखना है, जितना कि एक हेमोडायलिसिस पेशेंट के लिए होता है उतना ही पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट के लिए भी होता है। बस आप उसमें 150 ml थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है पोटाशियम, कि आपको पोटाशियम किस तरह से लेना है। तो जैसे जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पोटाशियम लगातार निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि डेली जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, तो पोटाशियम निकलता रहता है। ठीक है, तो कई बारी कुछ पेशेंट्स को एक्स्ट्रा जो पोटाशियम है उसका इंजेक्शन भी देना पड़ता है। तो इसमें आप एक लिमिट के लिए थोड़ा जो है आप पोटाशियम ले सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं लेना है कि वो बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, चाहे आप हेमोडायलिसिस पे हो चाहे आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हो, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। याद रखना कि जो सीकेडी पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन नहीं लेना है, लेकिन जो डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डायलिसिस में निकलता है। और अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी जो है एकदम माल नरिश्ड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और अगर बॉडी वीक है तो दूसरे कोई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो कैल्शियम है। मैंने बताया कैल्शियम भी लिमिटेड अमाउंट में लेना है, फाइबर लेना है। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, सोडियम लिमिट अमाउंट में लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है मेन की ऐसा जो फूड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो पोटाशियम रिच हैं, सो वो बनानाज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, ठीक है, ग्रेप फ्रूट हो गया, फिर प्रून्स हो गए, रेजिन्स हो गए, फिर डेट्स हो गए, फिर हमारे जैसे स्पिनच है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ब्रोकली हो गई, पोटैटोज़ हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हो गए, मशरूम्स हो गए, पीज़ हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाई पोटाशियम है। फिर जैसे टूना फिश है, ठीक है, ट्राउट है, कॉड है, ये भी क्या है, हाई पोटाशियम है। बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट कैरेट्स में भी होता है, बीट रूट जैसे ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर राजमा जैसे खाते हैं उसको भी लिमिट करना है। किडनी बीन्स वही होगी, फिर सोयाबीन्स हो गई, लेंटिल्स हमारी दालें हो गई, ठीक है, फिर होल व्हीट हो गया, और जैसे पास्ता, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हाई ऑफ पोटाशियम है तो इनको कम करना है। और अगर आप इनकेस खाते हो तो आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं प्रोटीन के लिए बाइंडर लेना, तो आप खाने से पहले बाइंडर लीजिए। तो जैसे वो क्या होगा, फिर डिपॉजिट होने नहीं देता और वो ड्रेन आउट कर देता है पोटाशियम को। उसी तरह से जो हमारा फास्फोरस है, ठीक है, वो भी कुछ चीज़ें जो हैं वो फास्फोरस रिच हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना है उनको खाने से पहले। जैसे कि रेजिन्स हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, फिर एवोकाडो हो गया, प्लम्स हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ठीक है, बीट रूट हो गया, ब्रोकली हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ठीक है, फिर और टमेटोज़ हो गए, वही बीन्स हो गई, पोमोग्रेनेट्स हो गए, बनानास हो गए, मीट प्रोडक्ट हो गए, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, फिश हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाई इन फॉस्फोरस हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप खाते हो तो उससे पहले भी आपको क्या लेने पड़ते हैं, बाइंडर्स लेने पड़ते हैं। तो ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज़ पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, क्योंकि एकदम से हमारा ईटिंग हैबिट, ईटिंग स्टाइल, जो भी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिस तरह से आप पहले खा पाते हो ना, आप बाद में नहीं खा पाते चीज़ें, तो आप सोचते हो कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, और क्या चीज़ें हैं जो मुझ पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे कम करनी चाहिए, क्या चीज़ है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको डाइटिशियन या आपके डॉक्टर कोई चीज़ें आपको रिकमेंड करते हैं तो आप उसी चीज़ पे फोकस कीजिए, और आप खुद पे भी कुछ सर्च कर सकते हो
तो ये जिन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपनी डिजीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हो तो हम काफ़ी टाइम तक अपनी जो प्रोसेस है उसको अच्छे से चला सकते हैं, जब तक कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अल्टरनेटिव मेथड्स पे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ट्राई मत करो, आप सेकंड ओपिनियन लो, आप दूसरे कोई अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो तो आप प्लीज़ कोई भी अल्टरनेटिव मेथड को अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, आप कंसल्ट करना चाहते हो, तो अपना डायलिसिस आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीकेडी पेशेंट हो आप जा सकते हो, आप सेकंड ओपिनियन किसी डॉक्टर से ले सकते हो, आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट है वो बॉडी से नहीं निकल रहा है, वो वेस्ट है, वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो वो कैसे फिल्टर होगा? डायलिसिस के थ्रू ही फिल्टर होगा। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। और अगर आपके आसपास कोई भी किडनी पेशेंट है या कोई भी डायलिसिस पेशेंट है और अगर वो इसी प्रॉब्लम से है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं और यही सारी अगर स्ट्रगल्स हैं, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो डायलिसिस पे जाने वाला है तो ये वीडियो भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर डायलिसिस से सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।